भ्रष्टाचार देश के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। भ्रष्टाचार नासूर है, भ्रष्टाचार सामाजिक बुराई है। ये तमाम बातें हमने अपने बचपन से लेकर आज तक किताबों में पढ़ी हैं। सभी चुनाव में पार्टियां भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा भी करती हैं। नेता भ्रष्टाचार को खत्म करने की शपथ लेते हैं, लेकिन ये शपथ लेने वाले कई नेता आखिर में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जेल जाते हैं। आज हम भ्रष्टाचार पर विशेष चर्चा इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक मंत्री पार्थ चटर्जी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक साथ इतने नोट शायद ही आम आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी देखे हों। 2-2 हजार के नोट के बंडल, 5-500 के नोट के बंडल, बाकायदा करीने से नोटों का बंडल बनाया गया था। इन्हें बेहद सुरक्षित तरीके से छिपाया गया था। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच में ईडी ने जब अर्पिता मुखर्जी के घर छापा मारा तो अधिकारियों की आंखें हैरानी से भर गईं। ईडी के अधिकारियों को शायद ही अंदाजा रहा हो कि उन्हें अर्पिता के घर से इतना कैश मिल सकता है। नोटों के बंडल देखकर छापेमारी कर रहे अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। अर्पिता के घर से करोड़ों रुपए बरामद होने के बाद ईडी ने ममता बनर्जी के करीबी और पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की। पूछताछ के बाद आखिरकार पार्थ चटर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल में जब एसएससी घोटाला हुआ था तब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में सीबीआई ने पहले 2 बार पार्थ चटर्जी से पूछताछ की है। केवल ये थोड़ा सा कड़ मात्र आया है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए है, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व। करोड़ों रुपया छिपा के रखे हैं, वो सामने आएगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अर्पिता ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने कहा है कि उसके फ्लैट से मिली रकम रिश्वत की है। अर्पिता ने बताया है कि ये रकम नीचे से ऊपर तक सबको जाती थी, यानी अर्पिता पश्चिम बंगाल में चल रहे रिश्वतखोरी के बड़े नेक्सस का एक हिस्सा बने। रिश्वतखोरी के इस नेक्सस के तार कई और सफेद पोश चेहरों से जुड़े हो सकते हैं। तो अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी और पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद आज पश्चिम बंगाल में 3 चेहरों की चर्चा हो रही है। इन 3 चेहरों में पहला चेहरा पार्थ चटर्जी का है, दूसरा चेहरा अर्पिता मुखर्जी का है और तीसरा चेहरा है मोनालिसा दास का। अर्पिता और मोनालिसा दास का पार्थ चटर्जी से करीबी कनेक्शन बताया जा रहा है। अर्पिता और मोनालिसा दोनों का रिश्ता राजनीति से नहीं है, इसलिए इनके बारे में आपको थोड़ी सी हम जानकारी दे देते हैं। अर्पिता मुखर्जी एक्ट्रेस हैं और मॉडल हैं। अर्पिता ने बांग्ला, उड़िया और तमिल फिल्मों में काम किया है। अर्पिता ने फिल्मों में ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। अर्पिता पार्थ चटर्जी की पूजा कमेटी से भी जुड़ी हुई हैं। पंडाल के प्रचार प्रसार के लिए छपे पोस्टर्स में भी अर्पिता की तस्वीर लगी रहती है। अर्पिता कई बार पार्थ मुखर्जी चटर्जी के साथ राजनीतिक आयोजनों में भी नजर आ चुकी हैं, तो कुछ कैंपेन करते हुए भी उसके साथ साथ वो दिखाई दी हैं। अर्पिता पिछले कई सालों से साउथ कोलकाता में एक आलीशान फ्लैट में रहती हैं। अर्पिता के घर छापेमारी के बाद मोनालिसा दास का नाम भी चर्चा में है। आपको बता दें कि मोनालिसा पश्चिम बंगाल के आसनसोल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय में बंगाली विभाग की प्रमुख हैं। मोनालिसा पर पीएचडी में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। काजी नजरुल विश्वविद्यालय में मोनालिसा की प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे हैं। मोनालिसा को कथित तौर पर प्रभाव के जरिए नौकरी मिलने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। ये कानाफूसी होती रही है कि मोनालिसा की नियुक्ति के पीछे भी पार्थ चटर्जी की विशेष भूमिका थी। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि मोनालिसा ने 2014 में काजी नजरुल विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था और 2022 में वो उसी विश्वविद्यालय में बंगाली विभाग की प्रमुख हैं। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया में चर्चा है कि मोनालिसा 10 फ्लैट्स की मालिक हैं। सोशल मीडिया में सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चंद साल की नौकरी में मोनालिसा ने 10 फ्लैट्स कैसे खरीद लिए। हालांकि ये महज चर्चाएं हैं, इनकी जांच होगी तभी सच सामने आ पाएगा। अब आपको उस घोटाले की जानकारी भी दे देते हैं जिसकी जांच में 21 करोड़ की रकम बरामद हुई है, जिसकी जांच में ममता के करीबी पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए हैं। उस घोटाले के बारे में जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। यह घोटाला पश्चिम बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने वर्ष 2016 में
परीक्षाएं कराई थी। इस परीक्षा का रिजल्ट 27 नवंबर 2017 को आया था। रिजल्ट में बबीता सरकार ने टॉप किया था, उन्हें 77 नंबर मिले थे, लेकिन बाद में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने रिजल्ट को रद्द कर दिया। इसके बाद एक दूसरी लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। सोचिए, जो टॉपर थी अब वो वेटिंग लिस्ट में आ गई। लेकिन उनसे 16 नंबर कम लाने वाली राज्य की मंत्री परेश अधिकारी की बेटी का नाम टॉप पर आ गया। इसके खिलाफ बबीता के पिता हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। इस कमेटी ने जांच अपनी रिपोर्ट में घोटाले में शामिल तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। यहां आपके लिए यह जानना भी दिलचस्प होगा कि आखिर पूरे घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया। इस पूरे घोटाले को RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सहारा लेकर अंजाम दिया गया। अधिकारियों ने चुनिंदा उम्मीदवारों को अपने OMR उत्तर पुस्तिकाओं के लिए RTI लगाने और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने को कहा। जब उम्मीदवारों ने ऐसा किया तब अधिकारियों ने कथित तौर पर पुनर्मूल्यांकन में कुछ उम्मीदवारों के अंक बढ़ा दिए। उम्मीदवारों के अंक बढ़ाकर उन्हें मेरिट में शामिल करा दिया गया। नंबर बढ़ाने के लिए OMR शीट्स में हेराफेरी की गई। परीक्षा में नाकाम रहे उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में लाने के लिए जाली नंबर बनाए गए। अंक बदलने के बाद OMR शीट्स को कथित तौर पर नष्ट भी कर दिया गया, यानी बेहद शातिराना अंदाज में नंबर बढ़ाने के लिए RTI का इस्तेमाल किया गया। फिर गड़बड़ी करने के बाद सबूत मिटाने के लिए OMR शीट्स को नष्ट भी कर दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI जांच के आदेश दिए थे। फिर CBI के साथ केस की जांच में ED भी शामिल हो गई। तो कोलकाता की बेहला पश्चिम सीट से 5 बार के विधायक पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। उनके पास वाणिज्य, उद्योग, संसदीय कार्य समेत कई मंत्रालयों का प्रभार है। चटर्जी 2011 से कैबिनेट मंत्री हैं। वो 2006 से 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और 21 करोड़ की रकम बरामद होने के बाद एक बार फिर भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है। हालांकि रोजमर्रा के जीवन से हम सब का वास्ता इस शाश्वत सत्य भ्रष्टाचार से होता है। आज ये चर्चा है सिर्फ 21 करोड़ की रकम की बरामदगी की वजह से। यहां हम आपके साथ कुछ रिपोर्ट्स शेयर करना चाहते हैं। इन रिपोर्ट्स के जरिए हम जान सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार का घुन किस कदर सिस्टम के अंदर तक विराजमान हो चुका है। 2017 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से कराए गए एक सर्वे में 69% लोगों ने माना कि वो रिश्वत देते हैं। इस सर्वे में शामिल 85% लोगों ने पुलिस को रिश्वत देने की बात मानी थी। सर्वे में शामिल 84% लोगों ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की बात कबूल की थी। 78% लोगों ने स्थानीय पार्षदों को रिश्वत देने की बात मानी थी। 76% लोगों ने सांसदों को रिश्वत देने की बात कही, जबकि 74% लोगों ने कहा कि उन्होंने कर अधिकारियों को रिश्वत दी। रिश्वत देने वालों में 38% निर्धन लोग यानी गरीब लोग भी थे, यानी वो लोग जो बेहद मुश्किल से अपना जीवन चला रहे थे, उनसे भी रिश्वत वसूल कर ली गई। यहां हम आपको कुछ और रिपोर्ट्स भी बताना चाहेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के द इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के मुताबिक 2019 में 51% लोगों को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी। 2018 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और लोकल सर्कल्स के सर्वे में 56% भारतीयों ने माना कि उन्होंने रिश्वत दी। 2017 में करीब 45% लोगों ने रिश्वत देने की बात कबूल की थी। और अब आपको एक सरकारी एजेंसी का आंकड़ा भी बता देते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सर्वे के मुताबिक शहरी परिवार को साल में करीब 4,400 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में एक परिवार को साल में करीब 2,900 यानी 2,900 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। ये रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की करीब 13% कमाई घूस देने में चली जाती है। यहां हम आपको एक आंकड़ा और बताना चाहेंगे। 2019 में एक सर्वे के मुताबिक ट्रक ड्राइवरों को हर साल करीब 48,000 करोड़ रुपए बतौर घूस देने पड़ते हैं। यानी करप्शन का ये गुण सिस्टम के हर कोने में स्थायी तौर पर अपना ठिकाना बना चुका है। आप कहीं भी जाएं, आपको कोई भी काम हो, काम कराने के लिए रिश्वत जरूर देनी होगी। यानी जैसे सांस लेना जीवन का हिस्सा है, कुछ उसी तर्ज पर सिस्टम में काम कराने के लिए रिश्वत देना भी जीवन का हिस्सा बन गया है। अलग अलग रिपोर्ट्स में बेशक रिश्वतखोरी के आंकड़े अलग अलग हों, लेकिन ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि रिश्वतखोरी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे रिश्वत का ये गुण भारतीय लोगों की जेब को खा रहा है, उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई को निगल रहा है। तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भारत में चुनाव के सनातन मुद्दे हैं। चुनाव चाहे आजादी के बाद हुए हों या आज से 100 साल बाद हों, हर चुनाव में भ्रष्टाचार खत्म करना टॉप 5 मुद्दों में
जरूर शामिल रहता है और शामिल रहेगा भी। हर पार्टी इसे मुद्दा बनाती है, यानी दलगत राजनीति से आगे देखें तो सभी दलों में भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर करीब करीब सहमति है। इस आश्चर्यजनक सहमति के बाद भी अब तक भ्रष्टाचार का भारत की भूमि से समूल नाश नहीं हुआ है। यहां हम आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से हर साल जारी होने वाले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में भी बताना चाहते हैं। इसी साल जनवरी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2021 के लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया था। 180 देशों की लिस्ट में भारत 85वें नंबर पर रहा, यानी 85th नंबर पर था। भारत को 100 में से 40 अंक मिले। इस लिस्ट में भारत 2015 में 38 नंबरों के साथ 76वें स्थान पर रहा, यानी पिछले 6 साल की बात करें तो भारत 9 पायदान नीचे आया है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ये रैंकिंग 0 से 100 अंकों के पैमाने पर तय की जाती है। जैसे कम नंबर आने पर आपको अयोग्य माना जाता है, वैसे ही इस लिस्ट में भी कम नंबर लाने वाले देशों को ज्यादा भ्रष्ट या कहें तो कम ईमानदार माना जाता है। यहां हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि भारत को 2021 में 100 में से महज 40 नंबर यानी पासिंग मार्क्स ही मिले। ये आदर्श स्थिति नहीं कही जा सकती।